नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जोधपुर में तनाव के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, मुख्यमंत्री की शांति बनाए रखने की अपील। भाजपा का सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। मुख्यमंत्री ने तनाव को देखते हुए 2 मंत्रियों, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से जोधपुर भेजा। ईद उल फित्र का त्योहार आस्था और उल्लास से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर में कल देर रात 2 समुदायों में पत्थरबाजी के बाद तनाव पैदा हो गया है। ईद की नमाज के बाद आज सुबह असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। घटना में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना के बाद तनाव को देखते हुए आज 10 थाना क्षेत्रों उदय मंदिर, नागौरी गेट, सदर कोतवाली, सदर बाजार, सूरसागर, सरदारपुरा, खांडा फलसा, प्रतापनगर, देवनगर और प्रतापनगर सदर में कल मध्य रात्रि तक कर्फ्यू लगा दिया है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जोधपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने थाना स्तर पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने हालात को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। मुख्यमंत्री ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया को जोधपुर भेजा है। जोधपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर आयोजित उनके जन्मदिन के कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर मिले विभिन्न स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुलिस प्रशासन को अपना काम निष्पक्षता से करना चाहिए। प्रशासन ने मुझे ये कहा है कि अब तक हमने 8-9 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। आज जालोरी गेट तो शहर का हृदय स्थल है और वहाँ हाई डेफिनेशन के कैमरास लगे हुए हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है अभय कमांड सेंटर से। इसके अतिरिक्त सुबह जो घटनाएं शनिश्चर जी का थान रोड पर हुई है वहाँ मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं। जहाँ बैंक का एटीएम तोड़ा गया है उस एटीएम के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो ये सारे प्रशासन जो है अगर लीपा पोती करने की मंशा से न काम करे तो निश्चित रूप से सारे एविडेंस जो है उनके पास में। उन्होंने कहा है कि हम सारी एफआईआर को दर्ज करेंगे। आज शाम तक के हम सारी एफआईआर को दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, इफेक्टिव कार्रवाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घटना को कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण संस्कृति का परिणाम बताया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद
इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। इस प्रदेश के अराजक तत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है। समय रहते नहीं चेते तो प्रदेश के लिए चिंताजनक बात है। ईद उल फित्र का त्योहार आज प्रदेश भर में आस्था और उल्लास से मनाया गया। रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद की खुशियां आती हैं। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। जयपुर में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा आज सुबह खोला गया, जिसे दोपहर की इबादत के बाद बंद कर दिया गया। बीकानेर में गंगा शहर रोड स्थित तीनों ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। कोटा में किशोरपुरा ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई। बूंदी की नवल सागर ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शहर काजी गुलाम गौस ने ईद की नमाज अदा करवाई। भरतपुर में ईदगाह पर मेला लगाया गया। झुंझुनू, श्रीगंगानगर, जालौर, चूरू, सीकर, करौली, धौलपुर, दौसा और टोंक में भी ईद उल फित्र का त्योहार उल्लासपूर्वक मनाया गया। ईद के मौके पर घरों में सेवैयां और मिठाइयां बनाई गईं तथा मस्जिदों और घरों को रोशनी से सजाया गया। आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया का अबूझ सावा होने के कारण राज्य में आज बड़ी संख्या में शादियां और सामूहिक विवाह हो रहे हैं। इस मौके पर कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। अक्षय तृतीया पर बीकानेर में पतंगबाजी हुई। प्रदेश भर में आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंदिरों में हवन और पूजन के विशेष कार्यक्रम किए गए। झालावाड़ में भगवान परशुराम का अभिषेक कर शोभा यात्रा निकाली गई। झुंझुनू में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई तथा शोभा यात्रा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सवाईमाधोपुर जिले में कई स्थानों पर हवन पूजन के विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। चूरू में श्रीराम मंदिर से परशुराम भवन तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भरतपुर, जालौर, करौली, सीकर और अन्य जिलों में भी परशुराम जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। धौलपुर में परशुराम मंदिर में लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनकी अगवानी की। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी को लेकर संयुक्त वर्क प्लान पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ मिल रहा है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई। भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें जल संसाधन, पशुपालन, कौशल विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर समझौते किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कल बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हरित और सतत विकास साझेदारी के संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस द्विवार्षिक मंत्रणा में दोनों देशों के कई मंत्री भी शामिल हुए। जर्मनी ने सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए वर्ष 2030 तक 10 अरब यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए जर्मनी का आभार व्यक्त किया। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने व्यापार वार्ता की अध्यक्षता की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री ने कल रात बर्लिन में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व जब भी संकट का सामना करता है, भारत समाधान के साथ आगे आता है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत का वोकल फॉर लोकल अभियान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के स्वदेशी आंदोलन की राह दिलाता है। लोकल के प्रति जो क्रेज पैदा हुआ है वो वैसा ही है जब आजादी के आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तुओं के लिए पैदा हुआ था। अरसे तक हमने देखा कि लोग ये बताया करते थे कि ये चीज हमने उस देश से खरीदी है, ये चीज उस देश की है, लेकिन आज भारत के लोगों में अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर के गर्व की नई अनुभूति है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आज बेंगलुरु में समापन हो रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर युवाओं को खेलों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं उसके मुकाबले की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन उस स्तर पे होता है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 208 यूनिवर्सिटीज में से लगभग 4000 खिलाड़ी इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेले हैं। अपनी यूनिवर्सिटी को तो आगे लेकर गए, नए आयाम भी स्थापित किए हैं। बड़ी बात यह है कि खेलना जरूरी है और खेलते हुए जब आप नए रिकॉर्ड स्थापित करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज जयपुर जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय एमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री चांदना ने कहा कि भविष्य में अखिल भारतीय शतरंज संघ की ओर से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता राजस्थान में आयोजित होने पर राज्य सरकार पूरा सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 44 मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे अधिक 34 मामलों की पुष्टि हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 444 हो गई है। राज्य में कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में आगामी 48 घंटों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। तापमान में गिरावट से गर्मी से मामूली राहत मिली है, लेकिन उमस बढ़ गई है। चूरू में तेज धूप और गर्मी के असर से आम जनजीवन प्रभावित रहा। गांधी सागर बांध में मरम्मत के कारण 3000 क्यूसेक पानी राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध में छोड़ा जाएगा। अतिरिक्त पानी को कोटा बैराज के गेट से बूंदी ब्रांच कैनाल में छोड़ा जाएगा। इससे कैनाल के आसपास कई तालाब भर सकेंगे। अधीक्षण अभियंता सीएडी शैलेन्द्र व्यास ने बताया कि पानी की आवक ब्रांच कैनाल में शुरू हो गई है। तालाबों को भरना शुरू कर दिया है। इससे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता हो सकेगी। राज्य में पिछले एक सप्ताह में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने में 12 नए शहरों को जोड़ते हुए 115 टैंकर बढ़ाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक सप्ताह में ही 6 नए जिलों के 1874 गांव और ढाणियों को टैंकरों से पेयजल सुविधा के लिए 969 टैंकर और जोड़े गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि फील्ड अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार शहरों और गांव ढाणियों को जोड़ते हुए टैंकरों से पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक हैंडपंप काम कर रहे हैं। देश में अप्रैल महीने में कुल कोयला उत्पादन 681,54,000 टन रहा। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने 534,70,000 टन कोयले का उत्पादन किया। सिंगरौली कोलरीज कंपनी लिमिटेड का उत्पादन 53,23,000 टन रहा और कैप्टिव खानों से पिछले महीने के दौरान 73,61,000 टन कोयले का उत्पादन हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोधपुर में तनाव के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की। भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में तनाव को देखते हुए 2 मंत्रियों, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से जोधपुर भेजा है। ईद उल फित्र का त्योहार आस्था और उल्लास से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं।
भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।